नमस्कार प्यारे साथियों। यूनिक ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। सुभाष चंद्र बोस हम पढ़ रहे थे। एक लेक्चर में हमने सुभाष चंद्र बोस की भारतीय क्षेत्र में क्या क्या राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका रही है, यानी कि एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में अपने सुभाष चंद्र बोस को हमने देखा था। इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि एक सैनिक के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने किस तरीके से आजादी में योगदान दिया है और उनसे संबंधित आपसे प्रश्न क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो हम कल जहां पे हमने स्टॉप किया था, जहां पे हमने छोड़ा था कि पुलिस ने उनको नजरबंद कर देती है ब्रिटिश सरकार, वहां से आज हम शुरू करेंगे कि नजरबंद के बाद जो उनकी कार्रवाई हुई है, किस प्रकार से वो बाहर निकले हैं और बाहर निकल के यूरोप की साइड चले गए हैं। यूरोप से अपने पहले रशिया गए हैं, रशिया से फिर अपने जर्मनी गए हैं, जर्मनी से जापान पहुंच गए हैं और उस तरीके से जो है जापान में ही इन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना करी। और वहां से किस प्रकार से जो है उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन प्लस अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में अपना दबदबा बनाया है, उस क्षेत्र को जीतने का प्रयास किया है। उन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं अपन सुभाष चंद्र बोस एक सैनिक के रूप में। तो सुभाष चंद्र बोस सैनिक के रूप में अगर अपन देखें तो नजरबंद उनको जब ब्रिटिश सरकार कर देती है तो 17 जनवरी 1941 का दिन था और उस दिन इनके एक फ्रेंड हुआ करते थे भगत राम, इनके दोस्त थे भगत राम। उनके साथ इन्होंने उन्होंने क्या किया, एक मौलवी का रूप धारण किया। ठीक है, मौलवी का वेश बनाया क्योंकि फरार होना था इनको। ठीक है, ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटिश भारत से फरार होना था। तो फरार होने के लिए इन्होंने क्या किया, एक मौलवी का वेश धारण किया और मौलवी के वेश धारण करके भगत राम के साथ जो है ये यहाँ से फरार हो गए, निकल गए। ठीक है, निकलकर जो है ये गोमय की साइड चले गए और गोमय जो है जिसको गोमा भी बोलते हैं, वहां पर एक बीमा एजेंट का रोल जो है वेश धारण किया और वहां से है ना पेशावर वाली साइड निकल गए। ठीक है, लगभग भारतीय क्षेत्र को जो है पूरी तरह से क्रॉस कर चुके हैं। पेशावर में जो है जियाउद्दीन पठान के नाम से काबुल पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो पेशावर से निकलते हैं और काबुल पहुंच जाते हैं जियाउद्दीन पठान के नाम से। तो ये ध्यान रखना है ना, जियाउद्दीन पठान का रोल इन्होंने यहाँ पर वेशभूषा इन्होंने धारण की है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे काबुल पहुंचते हैं, काबुल पहुंच के इन्होंने एक इटालवी का जो है पासपोर्ट बनवाया और फर्जी पासपोर्ट बनाया ऑरलैंडो मेसेट्टो के नाम से। किस नाम से? ऑरलैंडो मेसेट्टो के नाम से एक इटालवी पासपोर्ट बनाया और उस पासपोर्ट के जरिए जो है मास्को की साइड निकलने को तैयार हो गए। ठीक है, आप रशिया जाना चाहते थे, बेसिकली भारत छोड़ के रशिया जाना चाहते थे ताकि रशिया से मदद मिल जाए कुछ, है ना। ये 1941 की बात है। अब 1941 का जो दौर है ना, वो थोड़ा सा एक शिफ्टिंग वाला दौर था। ठीक है, उस समय यूरोप में देखिए विश्व युद्ध चल रहा है और मित्र राष्ट्र ध्रुवी राष्ट्र जो है एक दूसरे से लड़ रहे हैं। पहले रशिया का कोई रोल नहीं था कि रशिया किस साइड से लड़ेगा, मित्र राष्ट्रों की साइड से लड़ेगा, धुरी राष्ट्रों की साइड से लड़ेगा। लेकिन जब स्पष्ट हो गया 1941 के अंत में जाके कि रशिया जो है अब वो मित्र राष्ट्रों को ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, तो उस समय जो है सुभाष बाबू जो है अपने मास्को में ही थे और मास्को में जो है ये साम्यवादियों को कन्विंस करना चाहते, क्योंकि ये भी समाजवादी विचारधारा वाले व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस, तो समाजवादी थे। तो इनका थॉट ये था कि रशिया जो है हमें हेल्प करेगा, इंडिया को हेल्प करेगा। तो वो मदद लेने उस कॉन्टेक्स्ट में गए थे। लेकिन वहां पर जब मित्र राष्ट्रों की तरफ से जो है ये लड़ना स्वीकार करते हैं, मित्र राष्ट्र मतलब ब्रिटेन, अमेरिका, वो वाले गुट से जब लड़ना स्वीकार कर लेगा रशिया, तो फिर वहां से निकल के जर्मनी की साइड चले जाएंगे। जर्मनी में हिटलर था और हिटलर जो है उनसे मिलेगा। जर्मनी में बर्लिन पहुंच जाते हैं, बर्लिन पहुंच के हिटलर से मुलाकात इनकी होती है और वहां पर एक टीम बनाई जाती है द फ्री इंडियन लीजन नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट है ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जर्मनी पहुंच के हिटलर से मिलते हैं और एक संगठन बनाते हैं द फ्री इंडियन लीजन। ये आजाद हिंद फौज का आगामी स्वरूप देख सकते हो आप इसको, ये पूर्ववर्ती संस्था है आजादी हिंद फौज की। इसमें क्या किया गया था, इन्होंने एक प्लान बनाया कि जो उत्तरी अफ्रीका में जितने भी इंडियन सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है, उन उत्तरी अमेरिका में भारतीय जो युद्ध बंदी है उनको जो है अपन जर्मन सेना में शामिल कर लेंगे। ठीक है, जर्मन सेना में शामिल कर लेंगे। जब जर्मनी वाला हिस्सा अपन जीत लेंगे, उसके जर्मनी और इस वाला पूरा यूरोप जब जीत लिया जाएगा, तो भारत में भी जो है हम सैनिक की आपूर्ति कर देंगे, जर्मन सेना जाएगी और भारत को आजाद कराने का जो है ये सुझाव रखा था हिटलर से मिलके सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, और हिटलर इससे राजी हो गया क्योंकि युद्ध बंदियों का जो है पूरी तरह से जो है काम लेना चाहते थे। एक्चुअली युद्ध बंदियों को कब तक रखेंगे, है ना, इनको खिलाना पिलाना भी होता है, सब कुछ इनकी पालना करनी होती है। तो इससे अच्छा है कि अगर ये खा पी भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारी ओर से युद्ध क्यों ना युद्ध लड़के जो है हमारा साइड एक तरीके से सपोर्ट दिखाएं। तो हिटलर इस वजह से इनसे कन्विंस हो गया और अपने सुभाष बाबू ये सोच ही रहे थे कि भाई अपने को एक सपोर्ट मिल जाएगा वैश्विक जो है
पावर, वैश्विक सुपर पावर का एक सपोर्ट मिल जाएगा। उस समय जर्मनी सुपर पावर था, तो उसका सपोर्ट मिल जाएगा तो इंग्लैंड से अपन आजादी प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसा मानना किसका था? अपने सुभाष बाबू का मानना था। ठीक है, तो अब वो वहां से निकले और द फ्री इंडियन लीजन नाम का एक संगठन बनाया 1941 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्थान है, आप याद रख लेना इसका नाम, है ना। फ्री इंडियन लीजन 1941 में बनाया था और उत्तरी अफ्रीका के युद्ध बंदियों को मिला के बनाया गया था। और 950वीं नेटिव इन्फेंट्री नाम से फेमस था, है ना। FIL या फ्री इंडियन लीजन जो है किस नाम से फेमस था? 950वीं नेटिव इन्फेंट्री में इसको शामिल कर लिया था जर्मनी की सेना में। और जर्मन सेना और वापेन SS ये आपके काम की चीज नहीं है, लेकिन जो वहां पे SS का जो हेड था ना उत्तरी अफ्रीका वाले क्षेत्र में, उसका नाम था वापेन। तो वो उसके साथ जो है वो डील करते हैं और एक ये 950वीं नेटिव इन्फेंट्री बनाई जाती है। तो आप इसको जो है कंसिडर मत करना, आप ये ध्यान रख लेना फ्री इंडियन लीजन का संबंध किससे है? ये बर्लिन जर्मनी से था और ये संगठन का निर्माण करवाया अपने सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा से। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। फिर भारतीय द्वारा यहां पर जर्मनी में है ना, भारतीय द्वारा इनको नेताजी की उपाधि दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को कहां दी गई है? ठीक है, इटली में दी गई है, जर्मनी में दी गई है, जापान में दी गई है, सिंगापुर में दी गई है, कहीं नहीं दी गई है, जर्मनी में दी गई है। ठीक है, तो जर्मनी का ध्यान रख लेना, जर्मनी में ही भारतीय द्वारा सुभाष बाबू को नेताजी की उपाधि दी गई है। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नेताजी क्या मानते थे कि ये दूसरा विश्व युद्ध है ना, ये एक सुअवसर है भारतीयों के लिए। कैसा सुअवसर है? कि भारत अपने हितों का लाभ उठाने के लिए मौका तलाश सकता है इसमें। इस विश्व युद्ध की वजह से जो है भारत अपने इसको अपने हित के लिए जो है ना मौके की तरह देख सकता है। ठीक है, तो ये ऐसा कौन मानते हैं? सुभाष बाबू मानते हैं। फिर वहां पर एक सेंटर स्थापित करते हैं जर्मनी में, फ्री इंडिया सेंटर नाम से। और फ्री इंडिया सेंटर को स्वतंत्र भारत केंद्र भी कहा जाता है। तो फ्री इंडिया सेंटर के नाम से जो है एक संगठन की स्थापना करती है और सबसे पहले जय हिंद का नारा जो है इसी सेंटर में लगाया गया है। तो सर्वप्रथम जय हिंद का नारा लगाने वाला जो सेंटर था वो कौन सा था? ये फ्री इंडिया सेंटर ही था। और रोम और पेरिस में भी इसके उप सेंटर, जिसको अपन उप केंद्र बोल सकते हैं ना, तो उप केंद्र बनाए गए थे रोम और पेरिस में। यूरोप में अलग अलग जगहों पर ये स्थापित किया गया है। और भारतीयों को स्वतंत्र भारत केंद्र मतलब भारतीयों को जोड़ने का काम करेगा ये सेंटर। ठीक है, फिर जापान की यात्रा शुरू हो जाएगी। इन्होंने क्या किया, जब जर्मनी में अपना काम कर दिया पूरा, तो इनको लगा कि जापान में भी इस तरीके की जो है अपन अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं और वहां पर भी जो है अपन भारतीयों को जोड़ के एक सेना का संगठन का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, यहां से यू बोट नाम की पनडुब्बी हुआ करती थी उस समय। जर्मनी की जो है ना यू बोट पनडुब्बियों ने अमेरिकन की नाक में दम कर रखा था, है ना। तो यू बोट्स पनडुब्बी हुआ करती थी इनकी जर्मनों की। और जर्मन पनडुब्बी यू बोट्स में बैठ के जो है ये कहां पहुंचते हैं? अपने जापान पहुंचते हैं। किस नाम से पहुंचते हैं? ये भी नाम याद रखना, मत्सुदा नाम से पहुंचते हैं। ठीक है, किस नाम से पहुंचते हैं? मत्सुदा नाम से पहुंचते हैं। फरवरी 1943 में जापान अपने निकल जाते हैं ये। और वहां जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे तोजो, ठीक है, तो तोजो से मिलते हैं जापानी प्राइम मिनिस्टर से। सुभाष जो है वहां पर एक दान की पुकार नाम से जो है इनिशिएटिव चालू करते हैं। दान की पुकार करते हैं, मतलब भाई पैसा दो, हमें भारत की स्वतंत्रता के लिए पैसा चाहिए। तो जापानियों ने और वहां के लोकल भारतीयों ने जो है काफी पैसा, काफी धनराशि जो है उस समय इनको डोनेशन में दिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, दान की पुकार का संबंध किससे है? जापान में जो है डोनेशन की मांग से। ठीक है, किसके द्वारा की गई है? सुभाष बाबू के द्वारा की गई। किस लिए की गई है? भारत की आजादी से संबंधित। ठीक है, भारत की आजादी को लेकर की गई है। फिर अपन देखते हैं बॉस और INA, किस तरीके से बॉस जो है INA के साथ जुड़ते हैं, तो इनके बारे में आप ध्यान रख लेना। 15 दिसंबर 1941 की घटना है। मेजर फुजीवारा जो है, जिसको अपन मेजर फुजीहारा भी कहते हैं, ठीक है, मेजर फुजीहारा या मेजर फुजीवारा ने क्या किया था, मलेशिया में भारतीय सेना जो लड़ रही थी इंग्लैंड के लिए, तो इंग्लैंड की भारतीय सेना को जो है मेजर फुजीवारा हरा देते हैं और हरा के उनको जो है सरेंडर करवा देते हैं। तो उस समय एक कैप्टन हुआ करते थे, मलेशिया की घटना है, मलाया की, है ना। आज के समय जो मलाया प्रायद्वीप है, मलाया आइलैंड है, वो जो है मलेशिया कहलाता है। ठीक है, तो उस समय कैप्टन मोहन सिंह और ज्ञानी प्रीतम सिंह जी जो थे वो कैप्टन कमांडर थे उस समय वहां पे। तो मोहन सिंह जी जो है वो उनको मेजर फुजीवारा जो है एक ऑफर देता है कि आप जो है अपन क्या करेंगे, इन भारतीय जो सैनिक जो आप हारे, क्योंकि आप इंग्लैंड के लिए लड़ रहे थे इतने दिनों, अब आप अपने देश के लिए भी लड़ सकते हो चाहे तो। ठीक है, तो आप अपने देश के लिए क्यों ना लड़ना स्वीकार करो। तो मोहन सिंह जी को ये बात समझ में आ गई और मोहन सिंह जी ने ये प्रस्ताव रखा किसको? फुजीवारा को। और फुजीवारा ने जो है आगे जापानी जो कमांडर्स थे, कोर कमांडर्स थे, उनको ये बात पहुंचाई कि मोहन सिंह जी जो है एक सेना का गठन करना चाहते हैं ज्ञानी प्रीतम सिंह जी के साथ
और सेना का गठन करेंगे वो आजाद हिंद फौज नाम से, जो कि भारत की आजादी के लिए जो है ये कार्य करेगी। तो ये बात किसने, मोहन सिंह जी का ये एक तरीके से इनका माइंड का प्लान था ये सारा, ठीक है। तो मोहन सिंह जी के दिमाग की उपज थी ये आजाद हिंद फौज का गठन, तो ये ध्यान रख लेना आप। तो आईएनए की गठन का सबसे पहली बार प्रस्ताव रखा था मोहन सिंह जी ने, और 15 दिसंबर 1941 की डेट याद रख लेना, क्योंकि इसी समय जो है इस आजाद हिंद फौज का गठन किया जाता है 15 दिसंबर 1941 को, ठीक है। आजाद हिंद फौज का गठन हो गया। अब आजाद हिंद फौज का गठन हो गया, ऑफिशियल नहीं हुआ, ठीक है। ये अपना काम कर रही है कहां पर, मलेशिया मलाया प्रायद्वीप में, ठीक है। अब क्या होता है, मैंने आपको कल रास बिहारी बोस पढ़ाया था 2-3 दिन पहले, और रास बिहारी बोस मैंने आपको बताया था कि उन्होंने जो है 2 कॉन्फ्रेंसेस आयोजित किए थे आईआईएल के, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एक संगठन हुआ करता था, और उस संगठन जो है टोक्यो सम्मेलन में संगठन का निर्माण किया गया था, और ये जो है मार्च 1942 की घटना है। तो जब आईआईएल की स्थापना हो जाती है, ठीक है, तो ये जो आजाद हिंद फौज है ना, क्योंकि आजाद हिंद फौज है, तो आजाद हिंद फौज को जो है आईआईएल के अंतर्गत ही एक सैन्य टुकड़ी के रूप में इनको शामिल कर लिया जाता है। तो मोहन सिंह जी को किसके साथ मिला दिया जाता है, रास बिहारी बोस के साथ मिला दिया जाता है। तो रास बिहारी बोस का इंस्टीट्यूशन था अपना इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, भारत की आजादी के लिए काम कर रहा है, और उसके साथ किसको मिला दिया गया, इस आजाद हिंद फौज को मिला दिया गया। अब आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेटली कि आजाद हिंद फौज आईआईएल के साथ कैसे मिली, ठीक है। आजाद हिंद फौज का पूरा काम यहाँ पे हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बैंकॉक में सम्मेलन हुआ आईआईएल का दूसरा सम्मेलन, ठीक है। रास बिहारी बोस उसमें मौजूद थे, बट रास बिहारी बोस उम्र दराज हो चुके थे, और वो चाहते थे कि जो है अब स्वतंत्रता का भार जो है वो यंग जनरेशन को ट्रांसफर किया जाए, नए लोगों को ट्रांसफर किया जाए। और नया लोग, उस समय नया व्यक्ति आया है कहां से, यू बोट के जरिए जापान में, कहां से, जर्मनी से, ठीक है। तो यहां पर जो है इनको सुभाष चंद्र बोस को जो है रास बिहारी बोस बुलाते हैं, और उनको जो है जो आईआईएल है ना, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आजाद हिंद फौज, दोनों का जो है संयुक्त भाग इनको दे देते हैं, अपने सुभाष चंद्र बोस को दे देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना, कौन से सम्मेलन में सुभाष बाबू को आईआईएल और आईएनए का संयुक्त भाग दे दिया जाता है, तो वो था बैंकॉक सम्मेलन, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो है बोस साहब जो है सर्वे सर्वा बन चुके हैं आईआईएल और आईएनए दोनों के, ठीक है। तो बोस साहब ने जो है एक संगठन के तरह से इसको देखा, और आजाद हिंद फौज नाम की एक सेना बनाने का सुझाव दिया। और आजाद हिंद फौज, जिसको इंडियन नेशनल आर्मी भी कहते हैं, है ना, इंडियन नेशनल आर्मी भी इनको कहते हैं, और इसको जो है एक औपचारिक जो है घोषणा कर देंगे इसकी सिंगापुर से। तो 4 जुलाई की तिथि याद रख लेना, 4 जुलाई 1943। 15 दिसंबर को बनी है अनऑफिशियल, ठीक है, अनौपचारिक। इसके संगठन में शामिल हो गई है टोक्यो सम्मेलन से। लेकिन अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि 4 जुलाई 1943 की तिथि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 4 जुलाई 1943 की तिथि को सिंगापुर में बोस ने औपचारिक इसको औपचारिक रूप से स्वीकृति दे दी है, और औपचारिक कमान संभाल लिए किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। दूसरे एक बोस यानी कि रास बिहारी बोस ने ट्रांसफर करके सिंगापुर में, है ना, ध्यान रख लेना, सिंगापुर वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना आप। तो औपचारिक रूप से कमान संभाल ली है सुभाष चंद्र बोस ने, जो कि रास बिहारी बोस द्वारा इनको दी गई है औपचारिक कमान, ठीक। तो अब ये ध्यान रख लेना। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इसी समय जो है सिंगापुर में ही चल रहा है ये सारा काम, सिंगापुर में सेनापति बन जाते हैं सुभाष बोस। अब यहां पर जो है दिल्ली चलो का नारा देते हैं, कौन सा, दिल्ली चलो। और जय हिंद का नारा कहां दिया जाता है, ये अपने सिंगापुर से ही दिया जाता है कि अब अपन जो है दिल्ली चले बिना नहीं छोड़ेंगे। और जय हिंद ये वाला नारा सबसे पहले फ्री इंडिया सेंटर में दिया गया था, बाद में इसको यहाँ पे दोहराया गया है। तो दिल्ली चलो जय हिंद, ये नारे जो है यहाँ पे लगाए गए। यहाँ पर जो है सुभाष बाबू ने सिंगापुर में ही जो है आजाद हिंद रेडियो का जो है एक इंस्टीट्यूशन स्थापित किया। तो आजाद हिंद रेडियो की स्थापना कहां की गई है, अपने सिंगापुर में की गई है, ठीक है। और जो आजाद हिंद फौज है, जो ये संगठन बन गया है फौज, उसका जो है झंडा बनाया जाता है दहाड़ता हुआ बाघ, जो बंगाल टाइगर है दहाड़ता हुआ, वो जो है इसका झंडे में शामिल था। इसका जो गीत था वो था कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाया जा। ये कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाया जा राम सिंह ठाकुर और बंशीधर द्वारा लिखा गया गीत है। तो ये गीत को जो है इसका ऑफिशियल गीत मान लिया जाता है, कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाए जा। फिर आदर्श वाक्य रखा जाता है एकता, वफादारी और बलिदान, ठीक है। आदर्श वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। एकता, वफादारी और बलिदान नामक आदर्श वाक्य किससे संबंधित था, ये था अपने सिंगापुर वाले आईएनए से संबंधित, इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित, ठीक है। तो एकता, वफादारी और बलिदान बहुत महत्वपूर्ण है, याद रख लेना। फिर 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार बनाई जाती है ना। इसी जो
आईएनए है उसी संगठनात्मक तौर को पॉलिटिकल तौर देना की कोशिश की जाती है। उसको जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सैन्य संगठन है, उस सैन्य संगठन को सीधा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का रूप देने की कोशिश की जा रही है इनके द्वारा, और आजाद हिंद सरकार का इसको नाम दिया जाता है। और इसी आजाद हिंद सरकार को उर्दू में बोला जाता है आरजे हुकूमत हिंद। क्या बोला जाता है? आरजे हुकूमत हिंद। तो ये बात बोली जाती है आजाद हिंद सरकार को, और इसी को जो है अस्थायी सरकार भी बोला जाता है। तो भारत की अस्थायी सरकार का निर्माण भी कहां किया जाता है? अपने सिंगापुर में। ठीक है, 21 अक्टूबर 1943 को। कहां पे किया जाता है? 21 अक्टूबर 1943 को 43 को आजाद हिंद सरकार का गठन किया जाता है, और इसी को जो है अस्थायी सरकार भी कहा जाता है भारत की। और भारत की अस्थायी सरकार के रूप में लगभग 9 देशों ने इनको मान्यता दी है उस समय। ठीक है, कौन कौन से? जर्मनी ने दे दी, जर्मनी से अच्छे संपर्क, जितने भी दूरी राष्ट्र सब मान्यता दे दी। जर्मनी ने दे दी, जापान ने दे दी, और 7 और अन्य राज्यों ने दे दी, जिसमें चीन भी शामिल है, क्योंकि चीन की जो सरकार है उस पर सीधा कंट्रोल किसका था? जापान का। ठीक है, तो जापान की जो कंट्रोल वाली सरकार थी चाइना में, उसने भी जो है इसको समर्थन दे दिया है। तो लगभग 9 राज्यों द्वारा अस्थायी सरकार की, आजाद हिंद सरकार को जो है मान्यता दे दी गई है कि ये भारत की सरकार अब क्या है? अब ये सुभाष चंद्र बोस वाली आजाद हिंद सरकार है। ठीक है, अब इसमें मंत्री भी बनेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गई तो मंत्री, प्रधानमंत्री सब बनेंगे। तो प्रधानमंत्री खुद बन जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। तो इसके प्राइम मिनिस्टर कौन नियुक्त किए जाते हैं? खुद सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद इसके वित्त मंत्री बनाए जाते हैं एच.सी. चटर्जी। चटर्जी का नाम याद रख लेना। तो एच.सी. चटर्जी को वित्त मंत्रालय दिया गया है। कभी कभी पूछ सकते हैं कि जो आजाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार है उसमें वित्त मंत्रालय किसको दिया गया था? वो दिया गया था एच.सी. चटर्जी को। प्रचार मंत्रालय किसको दिया गया था? वो दिया गया था एम.ए. अय्यर को। महिला विभाग दिया गया था लक्ष्मी स्वामीनाथन को। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर खुद बनेंगे, वित्त मंत्री चटर्जी साहब बनेंगे, प्रचार मंत्री अय्यर साहब बनेंगे, और महिला जो विभाग है वो लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में बनाया जाएगा। ये आजाद हिंद फौज की पूरी सरकार थी। इसमें जो है ये चीजें याद रख लेना कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये वाला जो नारा है ना, वो अपने यहाँ पर सिंगापुर में नहीं लगाया गया है, वो कहां लगाया गया है? मलेशिया में लगाया गया है, मलाया वाले क्षेत्र में, है ना। तो ये ध्यान रख लेना, जहां पर ये बनाया गया था ना आजाद हिंद सरकार 1941 वाली, उसी मलेशिया वाली जगह पे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जब ये कूच करते हैं उस साइड, तो वो नारा लगाया जाता है सुभाष बाबू की ओर से। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये वाला नारा कब लगाया गया था? सिंगापुर में लगाया गया था, जापान में लगाया गया था, जर्मनी में लगाया गया था, मलेशिया में लगाया गया था। तो आंसर क्या है? मलेशिया में लगाया। बर्मा भी पूछ सकते हैं, है ना। तो ये आंसर अपना मलेशिया आना चाहिए इसका। नेहरू ने इस जो पूरे संगठन है ना, ये सुभाष चंद्र बोस का जो आजाद हिंद फौज है, उसको बोला ये गुमराह देशभक्त है। देशभक्त तो है, बहुत तगड़े देशभक्त हैं, लेकिन गुमराह हो गए हैं ये, है ना, कि इंग्लैंड से लड़ने चले हैं, तो गुमराह देशभक्त है ये। तो ऐसा नेहरू ने कहा है। गांधी जी इसको बोलते हैं कि ये जो है सुभाष जो है वो मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है सुभाष, लेकिन ऐसा पुत्र है जो बिगड़ेल हो गया है। मेरा बच्चा है लेकिन परिवार का बिगड़ेल बच्चा है। ठीक है, ये बात कौन बोल रहे हैं? अपने सुभाष, अपने गांधी जी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में। फिर गांधी जी जो है सुभाष बाबू के लिए एक बहुत पॉजिटिव बात ये कहते हैं कि जो सुभाष है ना वो देशभक्तों का देशभक्त है ना। इससे बड़ा देशभक्त मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है। ये बात गांधी जी मानते हैं सुभाष बाबू के बारे में कि सुभाष जो है वो देशभक्तों का देशभक्त है। और गांधी जी एक बात बोलते हैं सुभाष बाबू के लिए कि सुभाष, जब सुभाष बाबू एक्सपायर हो जाएंगे अपन देखेंगे, तो सुभाष बाबू के लिए गांधी जी का स्टेटमेंट बहुत पॉपुलर रहा था कि हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। वे महान देशभक्त थे, संकीर्णता और जातीय भेदभाव का उनके जीवन में कोई उपयोगिता नहीं थी। तो ये बात भी एक ध्यान रख लेना, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है गांधी जी की, तो आप ये ध्यान रख लेना। अब अपन आजाद हिंद फौज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो अपन ने पॉलिटिकल जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, आजाद हिंद फौज की सरकार थी, उसके बारे में देख लिया। अब अपन देखते हैं उस फौज की संरचना कैसी थी। ये तो अपन ने पॉलिटी की, जो उनका राजनीतिक संगठन बना था और जिसमें प्राइम मिनिस्टर थे, सब मंत्रिमंडल था, उनके बारे में देख लिया। अब फौज की क्या क्या संरचना रही थी उसके बारे में देख लेते हैं। तो फौज जो है बेसिकली 2 डिवीजन में थी पूरी फौज। ठीक है, तो आजाद हिंद फौज की जो संरचना है उसमें देखें तो 2 डिवीजन में थी। पहली डिवीजन को लीड कर रहे थे मोहम्मद जमान कियानी। कौन लीड कर रहे थे? मोहम्मद जमान कियानी लीड कर रहे थे। और दूसरी डिवीजन को लीड कर रहे थे अजीज अहमद। कौन? अजीज अहमद लीड कर रहे थे। ठीक है, तो दोनों जो डिवीजन है वो इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद जमान कियानी फर्स्ट डिवीजन को लीड कर रहे हैं और अजीज अहमद कर रहे हैं सेकंड डिवीजन को लीड। एक महिला डिवीजन है वो अलग है,
और उसको लीड कर रही है रानी उसमें एक रानी झांसी रेजिमेंट बनाई जाती है अलग से, और रानी झांसी रेजिमेंट जो है लक्ष्मी सहगल डील कर रही है उसको। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया आपसे कि रानी झांसी रेजिमेंट की जो कमान है वो किसके द्वारा करी जा रही है, वो लक्ष्मी सहगल की द्वारा की जा रही है। और लक्ष्मी सहगल अपने प्रेम सहगल से संबंधित थी, इसीलिए जो है ये इन्फेंट्री रेजिमेंट के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये जो रानी झांसी रेजिमेंट है वो इन्फेंट्री रेजिमेंट के अंदर आती है, तो ये भी थोड़ा बहुत ये अलग है इसका ऑर्गेनाइजेशन, है ना। फिर अपन देखते हैं फर्स्ट जो डिवीजन थी वो मोहम्मद जबान किरानी के द्वारा की गई थी, जिसको अपन एमजेके भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमजेके, मोहम्मद जमान कियानी। ठीक है, तो एमजेके, अब इसकी 4 डिवीजन है, 4 ब्रिगेड है इसमें। ठीक है, इसको गोरिल्ला रेजिमेंट भी कहते हैं, सबसे पहले अटैक करने वाली रेजिमेंट है, पहले जाके अटैक करेगी, फ्रंट में रहेगी कौन? अपने फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, तो उसको इसको अपन बोल रहे हैं गोरिल्ला रेजिमेंट। गोरिल्ला रेजिमेंट में 4 ब्रिगेड है। ठीक है, 4 अलग अलग ब्रिगेड है, वो उसका भी सब डिवीजन कर रखा है। तो उस ब्रिगेड में पहली ब्रिगेड है जिसको अपन बोलते हैं सुभाष ब्रिगेड। क्या बोलते हैं? सुभाष ब्रिगेड। दूसरी ब्रिगेड है जिसको अपन बोलते हैं महात्मा गांधी ब्रिगेड। तीसरी ब्रिगेड है उसको बोलते हैं अपन आजाद, चंद्रशेखर आजाद ब्रिगेड। और चौथी का नाम है नेहरू ब्रिगेड, जवाहरलाल नेहरू के ऊपर। ठीक है, तो 4 ब्रिगेड है, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड। तो इनके जो लीडर थे ना, कोर कमांडर थे, उनका भी नाम याद रख लेना। उसका नाम है सुभाष ब्रिगेड को लीड कर रहे हैं शाहनवाज खां। कौन? शाहनवाज खां। सुभाष वाली जो ब्रिगेड है उसको लीड कर रहे हैं, गांधी जी वाली को कर रहे हैं इनायत खां। कौन? इनायत खां। आजाद जो है ब्रिगेड उसको लीड कर रहे हैं गुलजारा सिंह। कौन? गुलजारा सिंह लीड कर रहे हैं। और नेहरू जो ब्रिगेड है उसको कर रहे हैं गुरदयाल सिंह ढिल्लो। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना कौन कौन किस किस जो अपने ब्रिगेड है उनको लीड कर रहा था। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपके सुभाष चंद्र बोस है तो आप जो है सुभाष बाबू से संबंधित जो बातें हैं उन पे ज्यादा फोकस करना। ये मैं सिर्फ आपके अगर कहीं से मान लो कोई डेप्थ में क्वेश्चन आ जाए तो उनके पर्सपेक्टिव से जो है ये चीजें पढ़नी आपको जरूरी है। फिर अपन देखते हैं दूसरी जो डिवीजन है उसका नाम वो अजीज अहमद के नेतृत्व में चल रही है, और उसको जो है इन्फेंट्री रेजिमेंट कहते हैं। और उसमें जो है 2 अपने ब्रांच है, दोनों ब्रांच को जो है, दोनों जो ब्रिगेड है उनको संभाल रहे हैं अपने प्रेम सहगल। ठीक है, तो ये एक तरीके से गोरिल्ला रेजिमेंट तो आक्रमण करेगी और पीछे से सप्लाई प्रोवाइड करवाने का काम करेगी इन्फेंट्री रेजिमेंट। ठीक है, तो ये प्रेम सहगल के नेतृत्व में चल रही है, और इसी के अंतर्गत एक रानी झांसी रेजिमेंट है जो लक्ष्मी सहगल उसको लीड कर रही है। अब अपन देखते हैं 6 नवंबर 1943 की घटना है। जापान की सेना के साथ जो है अपने आजाद हिंद फौज ने अंडमान निकोबार को जीत लेती है। कौन? आजाद हिंद फौज। 6 नवंबर 1943 की घटना है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। आजाद हिंद फौज द्वारा 6 नवंबर 1943 को अंडमान निकोबार के जो है क्षेत्र जीत लिया जाता है, और वहां पर जो अंडमान वाला जो अपना टापू है उसका नाम दे दिया जाता है शहीद टापू, और जो निकोबार वाला है उसका नाम दे दिया जाता है स्वराज टापू। ये नाम किसने दिया है? ये सुभाष बाबू ने नाम दिया है, ध्यान रख लेना। तो अंडमान और निकोबार की विजय जो है 6 नवंबर 1943 को की जाती है, और उनका नाम बदलकर शहीद स्वराज टापू उनका नाम परिवर्तित कर दिया जाता है। 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो में अंतिम अपना औपचारिक जो बड़ा भाषण है वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस लाइव आएंगे यहाँ पे आजाद हिंद रेडियो पे, और इसी समय जो है महात्मा गांधी को, पूरे राष्ट्र को संबोधन करेंगे सुभाष बाबू उस दिन, और पूरे राष्ट्र को संबोधन करते हुए बोलेंगे कि महात्मा गांधी जो है वो अपने राष्ट्रपिता है। तो पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा है सुभाष बाबू ने, और सुभाष बाबू के द्वारा जब महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोला गया तो सारी जो सेंटिमेंट है वो सुभाष बाबू के उसमें चले गए, फेवर में चले गए, और भारत में काफी लोगों का समर्थन सुभाष चंद्र बोस की तरफ चला गया। फिर दूसरा जो है स्वाधीनता के अंतिम युद्ध में सुभाष बाबू कहते हैं कि स्वाधीनता के अंतिम युद्ध में मैं महात्मा गांधी जी से अपना आशीर्वाद चाहता हूं, मतलब मैं महात्मा गांधी जी से युद्ध के लिए आशीर्वाद चाहता हूं। ठीक है, ये बात किसने कही है? अपने सुभाष बाबू ने कही है गांधी जी के लिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, इस वजह से मैंने इनको लिखा है। फिर अपन देखते हैं भारत और ब्रह्मा क्षेत्र पर अधिकार हो जाता है। ठीक है, तो भारत और ब्रह्मा क्षेत्र पर भी अधिकार करने की क्या क्या कवायद करते हैं? पहले अंडमान निकोबार पे पूरा अधिकार हो चुका है, अब भारत और बर्मा वाला जो एरिया है उस पर किस तरीके से अधिकार करेंगे? सुभाष ब्रिगेड जाती है। कौन? सुभाष ब्रिगेड कौन से? शाहनवाज खां के नेतृत्व में। तो कैप्टन शाहनवाज खां जाता है सुभाष ब्रिगेड का, और जापानी सेना, इन दोनों के द्वारा संयुक्त आक्रमण किया जाता है बर्मा वाले एरिया में। और 18 मार्च 1944 को कौन? बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है, बर्मा तो पहले भी जीत लिया जाता है, लेकिन भारत का जो अपना इम्फाल वाला क्षेत्र है ना, मणिपुर में इम्फाल वाले क्षेत्र पे कर्नल शौकत मलिक, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कर्नल शौकत मलिक द्वारा 18 मार्च 1944 को अपना आजाद हिंद फौज का झंडा गाड़ दिया जाता है। कहां पर? अपने
इम्फाल में तिरंगा, है ना, तिरंगा गाड़ दिया जाता है कर्नल शौकत मलिक के द्वारा। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मई 1945 को, है ना, मई 1945 को इंग्लैंड का पुनः अधिकार हो जाता है बर्मा वाले क्षेत्र पर, रंगून पर। तो ये है कि हालांकि इन्होंने कोशिश भरपूर की, इम्फाल में तिरंगा भी गाड़ दिया, लेकिन ब्रिटिश सेना का जब अटैक होता है वापस काउंटर अटैक, तो उसमें जो है इनको हरा के वापस बर्मा वाले क्षेत्र से भी नीचे की तरफ धकेल दिया जाता है, और इस पर इन पर फिर केस भी चलता है बाद में। तो बर्मा पर जो है या रंगून पर जो है मई 1945 में इंग्लैंड का वापस अधिकार हो जाता है। फिर 18 अगस्त 1945 को एक घटना होती है, दुर्घटना होती है, जिसमें ताइको हवाई अड्डा, जो ताइवान में पड़ता है अपने, ताइको हवाई अड्डा, वहां पर जो है सुभाष बाबू की जो प्लेन था, सुभाष बाबू का जो प्लेन था वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। और 18 अगस्त 1945 की ये घटना है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है, आप नाम याद रख लेना 18 अगस्त की तारीख का। और वहां पर जो है सुभाष बाबू जो है नहीं रहे, क्योंकि विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ध्यान रख लेना। फिर जो है टैगोर जो है इनको राष्ट्र नायक मानते हैं, इनके स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं। तो टैगोर ने सुभाष बाबू को क्या कहा है, ये राष्ट्र नायक थे। नेहरू मानते थे कि भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार है सुभाष बाबू, भारतीय जो अपना देशभक्ति है उसकी ज्वलंत तलवार है कौन, सुभाष चंद्र बोस। फिर बोस खुद कहते हैं कि व्यक्ति को मरना चाहिए, क्या, व्यक्ति को मरना चाहिए ताकि राष्ट्र जिंदा रह सके, राष्ट्र जीवित रह सके। तो राष्ट्र की बात करने वाले जो है अपने सुभाष चंद्र बोस है। और इनका एक स्टेटमेंट ये भी फेमस है कि जब जिन्ना जो है भारत का विभाजन चाह रहा है पाकिस्तान के रूप में, पाकिस्तान भारत के रूप में, तो उस पार्टीशन का विरोध करते हुए बोस ये बात कहते हैं कि हमारी देवी मातृभूमि को विभक्त नहीं किया होने दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जिन्ना द्वारा जब भारत का विभाजन का प्रस्ताव रखा जाता है तो उसके उपलक्ष्य में जो है बोस द्वारा ये बात कही जाती है। तो ये थी अपने बॉस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें। और आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस की, फटाफट से इसका रिवीजन कर लेते हैं। अपने सुभाष चंद्र बोस का जो अगर सैन्य उपलब्धियां हैं उनकी बात करें, तो जब वहां पे नजरबंद होते हैं और नजरबंद से जब फरारी की जो बात आती है, तो अपने दोस्त भगत राम के साथ मौलवी का रूप धारण करके गौमय की साइड निकल जाते हैं, वहां से बीमा एजेंट का रूप धारण करके पेशावर, पेशावर से जियाउद्दीन पठान का रूप धारण करके काबुल की साइड निकल जाते हैं। काबुल में जो है ऑरलैंडो मेसेट्टो एक इटाली का पासपोर्ट बनवा के जो है वो अपने मास्को की साइड चले जाते हैं, और इसी पासपोर्ट से अपने रशिया भी जाएंगे, ठीक है, सॉरी जर्मनी भी जाएंगे। फिर रशिया में जब रशिया जो है वो मित्र राष्ट्रों की तरफ झुकना आरंभ कर देगा, तो उस समय जो है बर्लिन जर्मनी चले जाएंगे, हिटलर से मिलेंगे, वहां पर द फ्री इंडियन लीजन नाम का एक संगठन बनाएंगे, जिसमें उत्तरी अफ्रीका के जितने भी भारतीय युद्ध बंदी है उनको जर्मन सेना में शामिल कर लिया जाता है, और 950वीं नेटिव इन्फेंट्री नाम से FIL बन जाएगी। फिर अपन देखेंगे भारतीयों द्वारा जो है इनको नेताजी की उपाधि जर्मनी में ही दी जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को एक सु अवसर के रूप में देखते हैं, और भारत अपने हित का लाभ उठाने के लिए मौका इसमें तलाश सकता है, ये स्टेटमेंट बॉस का ये। फिर अपन देखते हैं फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना करते हैं, स्वतंत्र भारत केंद्र की, जिसमें सर्वप्रथम जय हिंद का नारा लगाया जाता है। रोम और पेरिस में भी इसके बहुत सारे सब सेंटर बनाए जाते हैं या उपकेंद्र बनाए जाते हैं। फिर अपन देखते हैं जापान यात्रा इनकी होती है, और जापान यात्रा होती है यू बोट्स नाम की जो अपने पनडुब्बियां हुआ करती थी उस समय जर्मनी की, उसमें बैठकर ये जापान पहुंचते हैं, वहां पर मत्सुदा नाम से जाते हैं, और वहां पर जापानी प्राइम मिनिस्टर तोजो से मुलाकात करते हैं। और तोजो की ही जो ये था, तोजो से मिलने के बाद जो है तोजो ही बोलते हैं कि आप जो है आजाद हिंद फौज वाला जो नेतृत्व है आप संभाल सकते हैं। ठीक है, फिर अपन देखते हैं सुभाष की दान की पुकार से बहुत सारा फंडिंग आती है, जापानी और भारतीय जो है वो बहुत बढ़िया पैसा देते हैं उनको दान राशि के रूप में। फिर बॉस जो है INA ज्वाइन कैसे करते हैं, इसके पहले मैं बैकग्राउंड समझा रहा था कि 15 दिसंबर 1941 को मेजर फौजीवारा के नेतृत्व में मोहन सिंह, मेजर फौजीवारा और प्रीतम सिंह तीनों ने मिलकर, ज्ञानी प्रीतम सिंह तीनों ने मिलकर जो है आजाद हिंद फौज की स्थापना करी है 15 दिसंबर 1941 को मलेशिया में। फिर इसी आजाद हिंद फौज को टोक्यो सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने जब IIL बनाया, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई, तो इसको सैन्य शाखा के रूप में स्थापित कर दिया जाता है टोक्यो सम्मेलन में। जब बैंकॉक सम्मेलन होता है IIL का, तो रास बिहारी बोस जो है ये दोनों का संयुक्त नेतृत्व, किसका, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का और आजाद हिंद फौज, दोनों का संयुक्त नेतृत्व किसको देते हैं, सुभाष चंद्र बोस को दे देते हैं। जब 4 जुलाई 1943 को इसको जो है औपचारिक मान्यता दे दी जाती है, सिंगापुर में होता है ये वाला फंक्शन, तो ये ध्यान रख लेना, सिंगापुर में जो है आजाद हिंद फौज 4 जुलाई 1943 को बोस को औपचारिक रूप से संभाल के दे दी, और सेनापति इसके डिक्लेयर कर दिए जाते हैं खुद सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा लगाया जाता है, जय हिंद का नारा लगाया जाता है। सबसे पहले जय हिंद जो है अपने फ्री इंडिया सेंटर में जो है लगाया जाता है ये नारा। फिर अपन देखते हैं आजाद हिंद रेडियो की स्थापना करी जाती है वहीं सिंगापुर में,
और झंडा जो है दहाड़ता हुआ बाघ को बनाया जाता है, गीत बनाया जाता है कदम कदम जो इनका सेना का गीत था वो था कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी की गीत गाया जा, जिसको राम सिंह ठाकुर और बंशीधर द्वारा लिखा गया था। आदर्श वाक्य इनका था एकता, वफादारी और बलिदान। 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद जब सरकार बनती है, जिसको देखो ये तो हो गई इनका मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अपन और अच्छे से संरचना में पढ़ेंगे। इनकी एक पॉलिटिकल विंग बनती है आजाद हिंद सरकार के नाम से, 21 अक्टूबर 1943 को बनती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पॉलिटिकल विंग को उर्दू में कहा गया आरजी हुकूमत हिंद, और इसको अस्थायी सरकार भी कहा गया, जिसको 9 देशों द्वारा मान्यता दी गई थी। ठीक है, सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया और रंगून में इसका दूसरा हेडक्वार्टर बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, वित्त मंत्री बनेंगे एच.सी. चटर्जी, प्रचार मंत्री बनेंगे अय्यर, महिला विभाग संभालेंगी लक्ष्मी स्वामीनाथन। फिर अपन देखते हैं मलेशिया में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का अनाउंसमेंट किया है सुभाष बाबू द्वारा। नेहरू जो है इस पूरी फौज को जो है गुमराह देशभक्तों की फौज कहते हैं। गांधी जी बोलते हैं कि सुभाष बाबू मेरा बेटा है, लेकिन वो परिवार का सबसे बिगड़ेल बच्चा है। फिर अपन देखते हैं इनको गांधी जी जो है देशभक्तों का देशभक्त भी कहते हैं। फिर आजाद हिंद फौज की अगर संरचना की अगर अपन बात करें तो 2 डिवीजन थी। फर्स्ट डिवीजन मोहम्मद जमान कियानी द्वारा जो है लीड की जाती है, जिसको एमजे के वो कहते हैं। गोरिल्ला रेजिमेंट है और सुभाष, इसमें 4 ब्रिगेड है, सुभाष, गांधी, आजाद, नेहरू। सुभाष को शाहनवाज खान लीड कर रहे हैं, गांधी को इनायत खान, आजाद को गुलजारा सिंह और अपने नेहरू को गुरदयाल सिंह ढिल्लो। फिर अपन देखते हैं दूसरी डिवीजन जो है हम अजीज अहमद के नेतृत्व में बनाई जाती है, और उसको जो है उसको इन्फेंट्री रेजिमेंट भी कहा जाता है। 2 पार्ट्स में थी, प्रेम सहगल के नेतृत्व में दोनों जो अपने डिवीजन थे, दोनों ब्रिगेड थी, वो प्रेम सहगल ही जो है लीड कर रहे थे। उधर महिला डिवीजन थी, जिसको अपन झांसी रानी डिवीजन भी कहते हैं कई बार, तो रानी झांसी रेजिमेंट भी कहते हैं, और रानी झांसी रेजिमेंट को लक्ष्मी सहगल डील कर रही थी। फिर अपन देखते हैं 6 नवंबर 1943 को अंडमान निकोबार पर कब्जा कर लेते हैं आजाद हिंद फौज जापानियों के साथ। फिर वहां को जो आइलैंड था उसका नाम बदल देते हैं सुभाष बाबू शहीद आइलैंड और स्वराज आइलैंड। अंडमान का नाम हो गया शहीद और स्वराज नाम हो गया निकोबार का। फिर अपन देखते हैं 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की जाती है। सुभाष चंद्र बोस लाइव आते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करते हैं और स्वाधीनता के अंतिम युद्ध के लिए आशीर्वाद मांगते हैं महात्मा गांधी से। और उसके बाद भारत और बर्मा वाले क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए कवायद शुरू कर देते हैं। और जब कवायद शुरू की जाएगी तो सुभाष जो है अपने सुभाष ब्रिगेड के नेतृत्व में ये कवायद की जाएगी। और सुभाष ब्रिगेड को कौन लीड कर रहे हैं? अपने शाहनवाज खां। शाहनवाज खां जो है जापानी सेना के साथ आक्रमण करेंगे। कर्नल शौकत मलिक नाम के एक कमांडिंग ऑफिसर था, उसके द्वारा 18 मार्च 1944 को इम्फाल में जो है तिरंगा गाड़ दिया जाता है। और मई 1945 को इंग्लैंड का पुनः अधिकार होता है बर्मा पर, तो इस वजह से जो है आजाद हिंद फौज को नीचे धकेल दिया जाता है और आजाद हिंद फौज पर मुकदमा भी चलता है, तो वो एक अलग कहानी है। 18 अगस्त 1945 को जो है ताइकू हवाई अड्डे पर जो है सुभाष चंद्र बोस जो है वो एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है और पूरा देश रोता है उस दिन। और टैगोर इनको राष्ट्र नायक बोलते हैं, नेहरू इनको भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार बोलते हैं, बोस इनको और गांधी जी इनको बोलते हैं कि हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। वे महान देशभक्त थे और संकीर्णता और जाति भेदभाव की उनके जीवन में कोई उपयोगिता नहीं थी, ये बात गांधी जी बोलते हैं। बोस जो है कहते हैं कि व्यक्ति को मरना चाहिए ताकि राष्ट्र जिंदा रह सके। और जब पाकिस्तान विभाजन पर जिन्ना प्रस्ताव लेके आएंगे तो उसकी आलोचना में बोस कहते हैं कि हमारी देवी मातृभूमि को विभक्त नहीं होने दिया जाएगा। ये था अपना सुभाष चंद्र बोस। अपना लगभग सारे आंदोलन कंप्लीट हो चुके हैं और अब अपना जो है कल से शुरू होगा भारतीय पुनर्जागरण, जिसको अपन बोलते हैं भारत का जो रेनेसां है, इंडियन रेनेसां, उसको अपन शुरू करने वाले हैं कल। तो आप कल जो है नेक्स्ट क्लास में आप ज्वाइन करना जरूर। और हमारे लेक्चर्स आपको किस तरीके से लग रहे हैं उन पर भी आप अपनी राय रख सकते हैं। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।